राधे राधे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आज हम सुनेंगे घास वाली। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों से आप जुड़े रहें। घास वाली। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सुसक कर कहा, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो तो क्या बताऊं? मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाती। लेकिन उस आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो ऊषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर से सुगंधी से मतवाला हो रहा था, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झहुआ रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आते हुए दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झहुआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में भी रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसकी जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया बेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीसें होने लगती हैं। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किए, फिर सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि वह इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा, अकेली क्या, तुझे बाग उठाकर ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई जवान आवाज़ें बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तू औरों के साथ जाएगी न अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? मैं घर में रानी बनकर निवाह न होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटू। उठा झावा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साय में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना था
जरूरी भी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज कम ना पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है। मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी न मिले। तब तो यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं। एक्के वालों की बधिया बैठ गई है, कोई सेत भी नहीं पूछता। महाजन से 150-200 रुपये उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे एक्के को कौन पूछता है। महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेढ़ों से होते हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगी। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेढ़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है। कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झावा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही न हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा पलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ शून्य हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दी, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया चित्त लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है। क्या तू समझती है कि मैं आज तुझे सताने आया हूँ। ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा है। तुझे देखकर ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं यहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सौदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता तो तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो। चैन सिंह समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुपते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं। चैन सिंह दबी जवान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह का क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होंठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं। बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपनी मर्यादा का विचार नहीं है। मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है क्या। घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती। मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी को क्यों नहीं दया मांगते। क्या उनके पास दया नहीं है। मगर वहां तुम ना जाओगे क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ। और नीच जाति की औरत जरा भी घुड़की धमकी व जरा सी लालच में तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी। कितना सस्ता सौदा है ठाकुर होना। ऐसा सस्ता सौदा क्या छोड़ने लगे। चैन सी लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने तैयार हूँ। मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन पर गड़ा जाता था।
उसका मुंह ऐसा सूख गया मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मूलिया इतनी बाकपटू है, उसका गुमान भी ना था। मूलिया फिर बोली, मैं तो रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो, इसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारनों और कहारनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है, मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास के बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपना मन भी करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे, तो मैं उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाए तो मेरी ओर ताकोगी भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन से ही इनकार ना कर सका। मूलिया ने उसी गर्व भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो तो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, मुझे अब कभी न छेड़ना, नहीं अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ तो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थी है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ है जो जीवन को पछता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फैन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के सब जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देता, डांटता और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थरथर कांपते थे। मजदूर उसे आते जाते देखकर उसके काम में चुस्त हो जाते थे। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चला रहा था। उसने देखा एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इतनी भी जरा फिक्र पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता था। उस औरत को उस दिन मजदूरी काट लेता था और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है, पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती वह थरथर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बढ़ऊ कई दिन से दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दें। यह कहता हुआ है कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सबके सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा कि वह दोनों कहाँ चले गए? किसी ने मुंह से आवाज न निकाली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बातें करते चले आ रही थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता था न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ जाओ, कैसे बेरे लाओ, जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतने ही भेगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब ले लूँगा, जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो।
बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने आकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटा तक चारों पुर बंद रहे। तब तक सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज आज जाज बक्सी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटा में भी कर दोगे, न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया। चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में भी जी लगता है, यही नहीं हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर न छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चला चलूं। महावीर को कहने भेजा, मुझे लेते जाना, कोई तो 9 बजे। महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था कि एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है? महावीर, तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी ना था, क्या आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2, 2.5, 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, मगर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर से झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक, मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोहू दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहीं से घड़ी रात गई लौटती है, हलाकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर एक को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और भागे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे एक के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहाँ खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मेल मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उसे दिल लगी करता, कोई घूरता, कोई हंसता था।